हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कीमोपीडिया IITR पर। आज मैं निशा कुमावत आप लोग के लिए लेकर आ गई हूँ एक बेहतरीन लेक्चर विच इज लिक्विड सोल्यूशन लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 की अगर हम बात करें तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हम बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर की तो जीरो से स्टार्ट कर बहुत सारी चीजों को हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने लिक्विड सॉल्यूशंस की सीरीज स्टार्ट कर दी थी और उसके अंदर हम ऑलरेडी 8 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। 8 लेक्चर्स के अंदर बात करें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने स्टार्ट कर दी थी और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी हम 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज खत्म कर चुके हैं, विच इज सबसे पहला RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकंड था हमारे पास में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड थर्ड था हमारे पास में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का लास्ट लेक्चर विच इज फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करने वाले हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर हम बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर ये जो चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, सबसे बेहतरीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मानी जाती है कौन सी? ऑस्मोटिक प्रेशर। To find the molar mass of the unknown solute or you can also say that non-volatile solute। ठीक है, तो इसके पीछे का क्या रीजन रहने वाला है, आज के लेक्चर में डिस्कशन करेंगे हम इसी के बारे में। हम देखेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, क्यों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ये जो लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो सबसे बेहतरीन कंसिडर की गई है, इसके पीछे रीजंस क्या क्या है और कहां कहां हम डेली लाइफ के अंदर इस ऑस्मोटिक प्रेशर को हम यूज करते हैं या ऑस्मोसिस को हम देखते हैं। बहुत सारे आपकी डेली लाइफ के रूटीन ऐसे हैं जिसमें आप ऑस्मोसिस को ऑब्जर्व करते हैं। ये हमारी बॉडी से डायरेक्टली रिलेटेड है ऑस्मोसिस। बॉडी में ऐसे बहुत सारे डिजीज होती हैं जो हमारी ऑस्मोसिस के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं। तो कौन सी ऐसी डिजीज है जिसके अंदर ऑस्मोसिस इन्वॉल्व रहता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे हम अवॉइड करके इन डिजीज से बच सकते हैं, तो ये सारी के सारे प्रिवेंशन मेथड के बारे में भी आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम की, लाइक जेई, नीट, ओलंपियाड्स या फिर कोई भी एक कंपटीशन एग्जाम की रिलेटेड टू द केमिस्ट्री, तो ये लेक्चर में एंड तक बने रहिएगा। आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है इस लेक्चर में, इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ कि ये लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या रहने वाला है? ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के साथ आज का लेक्चर। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि अगर आप बेल आइकन ही प्रेस करेंगे तो ही आपको फ्यूचर में जो भी लेक्चर्स आने वाले हैं उनके नोटिफिकेशंस मिलेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को बेटा। तो हेडिंग लिख लीजिएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो सबसे पहले तो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करेंगे हम पाई से। किससे डिनोट करेंगे बेटा? हम पाई से डिनोट करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऑस्मोटिक प्रेशर की, तो ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है ये मुझे देखना है। तो सबसे पहले मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर की बात की बेटा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसके लिए मैंने एक चैम्बर ले लिया है। ठीक है, और इस चैम्बर में मैंने इस चैम्बर को सेपरेट कर दिया है किसके थ्रू? SPM के थ्रू। और व्हाट इज SPM? SPM होती है आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ऐसी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है जिसके थ्रू आयंस का ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारी जो स्किन है वो भी कैसी नेचर की है? पोरस नेचर की है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब ऐसी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो पोरस नेचर की होती है, जिसमें बहुत स्मॉल पोर्स होते हैं, जिसके थ्रू कुछ आयंस का क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है फ्रॉम वन चैम्बर टू द अनदर चैम्बर। तो मैंने कहा व्हाट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन? इट इज अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, biological porous membrane through which ions get transferred, through which
आयंस ट्रांसफर। क्लियर है? आइए, मैंने कहा इसके अंदर मैंने यहां पर कोई सोल्यूशन ले लिया है बेटा, और यहां पर भी मैंने कोई सोल्यूशन ले लिया। ठीक है, मैंने कहा इस वाले चैम्बर के अंदर मैंने प्योर वाटर लिया है। क्या लिया है मैंने इस चैम्बर में? प्योर वाटर। यहां पर मैंने कोई सोल्यूशन लिया है, और वो सोल्यूशन किस चीज का है बेटा? ये सोल्यूशन है सॉल्ट सोल्यूशन। क्या है ये? सॉल्ट सोल्यूशन है। क्लियर है? मैंने कहा ये दो चैम्बर्स है मेरे पास, तो मैंने कहा सबसे पहले अगर प्योर वाटर की बात करें तो ये सॉल्वेंट हो गया, इसमें तो कोई सॉल्यूट है नहीं। तो मैंने कहा ये कौन सी साइड हो गई? आपकी सॉल्वेंट साइड हो गई। ये कौन सी साइड हो गई बेटा? आपकी सोल्यूशन साइड हो गई। क्लियर है? अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये सॉल्वेंट यहां पर इस वाले चैम्बर के अंदर ज्यादा है, इस चैम्बर में सॉल्वेंट कम होगा, क्योंकि कुछ स्पेस किसने ले लिया है? सॉल्ट ने ले लिया है। तो मैंने कहा यहां पर सॉल्वेंट ज्यादा है, यहां पर सॉल्वेंट क्या है? कम है। तो ये बात भी मैंने लिख ली है कि यहां पर जो सॉल्वेंट है वो क्या है? ज्यादा है। यहां पर सॉल्वेंट क्या है? कम है। ठीक है, तो मैंने कहा सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा अमाउंट से लो अमाउंट की तरफ मूव करता है, या फिर आप कह सकते हो हमेशा सॉल्वेंट मूव करता है फ्रॉम सॉल्वेंट साइड टू दी सोल्यूशन साइड। तो मैंने कहा सॉल्वेंट का मूवमेंट कहां से कहां हो रहा है? यहां से यहां। वाटर कहां से कहां मूव हो रहा है बेटा? यहां से यहां मूव हो रहा है। क्लियर है? तो मैंने कहा यहां से यहां मूव हो रहा है, तो यहां का पानी यहां ट्रांसफर हो रहा है। इसी प्रोसेस को आप कहते हो ऑस्मोसिस। क्या कहते हो बेटा? इसी प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हो। तो मैंने कह दिया व्हाट इज ऑस्मोसिस? द ट्रांसफर ऑफ। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है आपके पास ऑस्मोसिस द ट्रांसफर ऑफ solvent from solvent side to the solution side, or we can also say that low concentration of solution to the high concentration of solution is known as osmosis. क्लियर है? इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस की बेसिक डेफिनेशन क्लियर हुई आपको कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस में ही हम क्या करेंगे? प्रेशर अब देना स्टार्ट करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो मेरे पास सेम चैम्बर है, और उसी चैम्बर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैंने कह दिया ये मेरे पास चैम्बर है। ठीक है, ये मेरे पास चैम्बर है जिसमें दो आपके पास में कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, और सेपरेटेड है ये एसपीएम से। ठीक है, तो मैंने कहा कि सबसे पहले यहां पर मैंने ले लिया है सॉल्वेंट, यहां मैंने ले लिया है प्योर सॉल्वेंट, और यहां पर मैंने ले लिया है सोल्यूशन जो कि सॉल्ट का सोल्यूशन है। ठीक है, मैंने कहा यहां कुछ प्रेशर हम एक्सर्ट करना शुरू करेंगे। ये मैंने लगा दिया यहां पर पिस्टन। ठीक है, तो मैंने कहा सबसे पहले ये प्योर सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का मूवमेंट तो कहां से होगा? सॉल्वेंट साइड टू दी सोल्यूशन साइड। तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां से यहां पर मूवमेंट होगा किसका? सॉल्वेंट का। तो मैंने कह दिया यहां पर मैंने ले लिया प्योर वाटर लिया है। क्या लिया है बेटा? प्योर वाटर। तो वाटर का मूवमेंट कहां से कहां होगा? वाटर का मूवमेंट होगा फ्रॉम लो कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू दी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, और यू कैन ऑल्सो से दैट प्योर सॉल्वेंट टू दी सोल्यूशन साइड। ठीक है,
मैंने कहा कि इस फ्लो को मुझे रोकने के लिए मैंने यहां से कुछ प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू किया। यहां से अगर मैं कुछ प्रेशर एक्सर्ट करूंगी तो ये जो फ्लो है धीरे धीरे रिटार्ड होने लगेगा। जो प्रेशर इस फ्लो को बिल्कुल रोक देगा उसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर 2 एटीएम का प्रेशर लगाया और ये जो फ्लो है, ये जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट है ये रुक जाता है, तो उस प्रेशर को मैं क्या कहूंगी, उस प्रेशर को कहूंगी मैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैंने कहा दिस प्रेशर, दिस एक्सर्टेड प्रेशर P एक्सटर्नल, दिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, प्रेशर एक्सर्टेड, प्रेशर एक्सर्टेड, दिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैंने कह दिया कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या हो गई फिर, ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन हो गई प्रेशर एक्सर्टेड, प्रेशर एक्सर्टेड फ्रॉम दी, और या फिर एट द सोल्यूशन साइट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ, टू स्टॉप द फ्लो ऑफ solvent is known as osmotic प्रेशर। क्लियर है? आइए अब मैंने कहा ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट किससे करेंगे बेटा, ये हम पाई से डिनोट करेंगे, यस और नो। तो मैंने कहा सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर की तो डेफिनेशन ये है कि जितना प्रेशर मैं सोल्यूशन साइड पर लगाऊंगी टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, दिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, मैंने कहा कि ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर अगर मैं बात करूं, एक्सपेरिमेंटली ये डिटरमाइन किया गया कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंसंट्रेशन, मतलब कि मोलैरिटी एंड टेम्परेचर के। तो मैंने यहां पर लिख लिया ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स डायरेक्टली टू द molarity and temperature, molarity and temperature एक्सपेरिमेंटली ये डिटरमाइन किया गया। ठीक है, तो मैंने कहा कि प्रेशर पाई होता है हमारे पास, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा किसके, कंसंट्रेशन एंड टाइम के। एंड व्हाट इज सी, सी है यहां पर कंसंट्रेशन इन मोलैरिटी। ठीक है, आइए अब मैंने कहा व्हाट इज टी, टी है बेटा टेम्परेचर। ठीक है, अब मैंने कहा प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। तो मैंने कहा पाई प्रोपोर्शनलिटी हटाया, कांस्टेंट आ गया आपका आर विच इज गैस कांस्टेंट। तो आर है आपका गैस कांस्टेंट। क्लियर है? आइए अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहां पर तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है इसका, तो मैंने कहा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो गया हमारे पास, लेट सपोज एक हमने क्या ले लिया, बीकर ले लिया, क्या ले लिया बेटा, एक बीकर ले लिया। लेट सपोज ये बीकर है मेरे पास, ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या ले लिया है, एक इस तरीके से कॉनिकल फ्लास्क ले लिया है। ठीक है, क्या ले लिया हमने, कॉनिकल फ्लास्क ले लिया है, और यहां पर मैंने कोई सोल्यूशन फिल कर कर रखा है। ठीक है, मैंने कहा यहाँ कोई सोल्यूशन फिल है, और मैंने कहा इस पूरे के पूरे कॉनिकल फ्लास्क में भी कोई सोल्यूशन फिल है। लेट सपोज मैंने इसको ब्लू से, इस सोल्यूशन को दिखा दिया मैंने ब्लू से।
इसमें भी कोई सोल्यूशन फिल है, सेम लेवल तक है, ये सोल्यूशन के सेम लेवल तक ये फिल है। क्लियर है? जैसे ही इसके अंदर डाला तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं इसकी, ये जो कॉनिकल फ्लास्क है, इस कॉनिकल फ्लास्क का जो मटेरियल है वो एसपीएम का मटेरियल है। किसका मटेरियल है? लेट्स सपोज एसपीएम का। तो मैंने कहा ये किसका मटेरियल है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। क्या है बेटा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। मैंने कहा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये जो बाहर वाला सोल्यूशन है ये तो है मेरे पास में प्योर वाटर। क्या है मेरे पास? प्योर वाटर। और ये मेरे पास में अंदर वाला मामला क्या है? कोई सोल्यूशन ले रखा है, किसी भी चीज का सोल्यूशन मैंने ले लिया। ठीक है, तो प्योर वाटर है, तो प्योर वाटर बाहर से अंदर की तरफ जाएगा, क्योंकि मैंने कहा फ्लो सॉल्वेंट का कहां से कहां होता है? प्योर सॉल्वेंट टू दी सोल्यूशन साइड। तो मैंने कह दिया प्योर वाटर से कहां, प्योर वाटर कहां जाएगा? अंदर की तरफ मूव करने लगेगा। यस और नो? तो मैंने कहा अंदर की तरफ मूव करेगा, तो ये कर दिया मैंने इसको अंदर की तरफ मूव। पानी अंदर की तरफ जाएगा, और अगर पानी अंदर की तरफ जाएगा तो इसका लेवल कुछ इंक्रीज होगा, कुछ इस तरीके से। हाँ या ना? पानी ऊपर निकल जाएगा। यस और नो? अगर ये लेवल इंक्रीज हुआ तो ये जो फ्लो है ये कब रुकेगा? ये फ्लो तब रुकेगा जब अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, तब कोई फ्लो नहीं होगा। अगर उस टाइम पर कोई फ्लो नहीं होगा तो आप कहोगे उस टाइम पे फ्लो रुक गया। और जिस टाइम पर बाहर से अंदर सॉल्वेंट जाना रुक गया, उस टाइम पर ये कुछ ना कुछ लेवल दिखाएगा, कुछ ना कुछ हाइट इसकी अचीव होगी। इस हाइट को मैंने लिख लिया बेटा एच से। किससे लिख लिया मैंने इस हाइट को? एच से। तो मैंने कहा ये जो प्रेशर यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर लगा है, ये जो सॉल्वेंट लग रहा है अंदर जा रहा है, अगर मैं इसके हाइट के जितना प्रेशर इसको ऊपर से दे दूं तो ये फिर से सॉल्वेंट कहाँ आ जाएगा? रुक जाएगा फ्लो होना। यस और नो? तो मैंने कहा क्या ऑस्मोटिक प्रेशर इस हाइट के प्रेशर के बराबर है? बिल्कुल इस हाइट के प्रेशर के बराबर है। तो मैंने कह दिया कि यहां पर मैं क्या लिख सकती हूं? मैंने लिख लिया यहां पर कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई, वो किसके इक्वल है? प्रेशर थ्रू हाइट, थ्रू हाइट एच। यस और नो? मैंने कहा ये प्रेशर अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मरकरी के टर्म्स में कर लूं। तो मुझे पता है अगर हाइट के टर्म्स में प्रेशर को देखते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? तो मैंने कह दिया ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास में? तो मैंने कहा फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास हाइट की टर्म्स में डेंसिटी इंटू हाइट इंटू जी विच इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मैंने कहा अगर इसी को मैं मरकरी से कंपेयर करूं, कंपैरिजन विथ मरकरी, मरकरी, या फिर आप कह सकते हो प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मरकरी। तो मैंने कहा कि वो जो हाइट है, ये जो एच हाइट है, ये मरकरी के टर्म्स में कितनी अचीव होगी इसको हम निकाल रहे हैं। तो मैंने कहा दोनों को मरकरी के प्रेशर के बराबर रख दो। एक साइड मैंने पाई लिख लिया, एक साइड मैंने प्रेशर ऑफ मरकरी लिख लिया। तो मैंने कहा कि ये क्या हो गया? डी एच जी ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू डी एच जी ऑफ मरकरी। यस और नो? मैंने कहा जी से जी कट हो गया, जी से जी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। मैंने कहा क्या बचा? डेंसिटी इंटू एच ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू हाइट ऑफ मरकरी। यस और नो? मैंने कहा डेंसिटी ऑफ मरकरी कितनी होती है वो मुझे पता होनी चाहिए। डेंसिटी ऑफ मरकरी होती है बेटा 13.6 ग्राम पर ml। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दूं। तो मैंने कह दिया कि वैल्यू मैंने लिख ली कि h ऑफ एच जी इज इक्वल्स टू द डेंसिटी कितनी? 13.6 ग्राम पर ml डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू हाइट ऑफ सोल्यूशन। ये आ गया आपका प्रेशर। और ये जो प्रेशर आता है वो किस में आता है बेटा? mmHg में। किस में आता है ये? mmHg में। क्या कर सकते हो आप? ये प्रेशर आ गया तो इस प्रेशर, ये प्रेशर जो आ गया है आपके पास mmHg के अंदर, इस mmHg को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? एटीएम में कर सकते हो, टॉर में कर सकते हो, किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये कन्वर्जन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं आपको। तो मैंने कहा नाउ वी कैन कन्वर्ट दिस प्रेशर into ATM।
मुझे पता है 1 ATM इज इक्वल टू कितना mmHg होता है बेटा, 760 mmHg। तो अगर आपको एटीएम में कन्वर्ट करना है तो 1 mmHg किसके इक्वल हो गया बेटा, 1/760 ATM के इक्वल हो गया। क्लियर है इतनी सी बात? चलें आगे, आइए। तो ये था हमारे पास में मरकरी के टर्म्स में कैसे हमने प्रेशर देखा, एक्सपेरिमेंटली ये हमने ऑब्जर्व कर लिया। क्लियर है? मैंने कहा कि यहाँ पर एक और चीज अभी तक हम पढ़ चुके हैं, विच इज एक्सपेरिमेंटली मुझे ये पता चला कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है बेटा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कंसंट्रेशन इन मोलारिटी, मतलब मोलारिटी एंड टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही रीजन है ऑस्मोटिक प्रेशर को बेहतरीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बनाने के पीछे। क्या? तो मैंने कहा कि एक इकलौती प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर ही एक इकलौती प्रॉपर्टी ऐसी है जो आपके पास में डिपेंड करती है मोलारिटी एंड गिवन टेम्परेचर के ऊपर, मतलब रूम टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड करती है, हाँ या ना? तो मैंने कहा कि वैसे भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए हम निकालते हैं, यस और नो? तो मैंने कहा ये जो वैल्यू आती है बहुत कम आती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है? तो मैंने कहा लेकिन ये क्योंकि यहाँ पर मोलारिटी होती है और टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसीलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू हमेशा हाई आती है, इवन द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। सोल्यूशन के डाइल्यूट होने के बावजूद भी ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यूज हाई आती है, क्योंकि यहाँ पर इकलौती टर्म ऐसी है जिसमें मोलारिटी एंड टेम्परेचर के ये क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। बाकी सारी टर्म्स में ये किस पर डिपेंड कर रही थी, मोलालिटी पर डिपेंड कर रही थी। ये इटसेल्फ रीजन है इस ऑस्मोटिक प्रेशर को बेहतरीन बनाने का। तो मैंने कहा ऑस्मोटिक प्रेशर is a best colligative property among all four, because this is the only property which depends on the molarity and the temperature, and also this is the only property which is directly depends on molarity and temperature, which gives it a higher value. Even though the solution is very dilute. क्लियर है इतनी सी बात? डाइल्यूट सॉल्यूशन होने के बावजूद भी इसकी हाई वैल्यू आती है, इस वजह से ये प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी होती है, बेस्ट प्रॉपर्टी होती है टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो मैंने कह दिया कि मेरे पास में फॉर्मूला तो आ गया था, P इज इक्वल टू CRT, मोलारिटी की वैल्यू पुट कर दी, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स इनटू RT। मोल्स की वैल्यू रख दी मैंने W बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स इनटू RT अपॉन इज इक्वल्स टू पाई। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल आ गया बेटा, ये आ गया आपका W सॉल्यूट इनटू R इनटू T अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स इनटू पाई के इक्वल। क्लियर है इतनी सी बात? और ये T क्या होता है, रूम टेम्परेचर। ऑलमोस्ट हमेशा क्या लेंगे, जनरली हम क्या लेते हैं यहाँ पर, रूम टेम्परेचर पर कैलकुलेट करते हैं। तो रूम टेम्परेचर होगा तो ये कितना होगा, या तो 25-27 के आसपास होगा,
तो मैंने कहा ये कितना आ जाता है 300 या 298, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा तो ये जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है ये इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। क्लियर है इतनी सी बात। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को कैलकुलेट करने के लिए दिस इज द बेस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर एक वर्ड भी ऐड कर लेंगे विच इज शायद हमने छोड़ दिया है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है। आइए ये हमारे पास में आ चुका है फॉर्मूला। क्लियर है इतनी सी बात। चलें फिर आगे। अब मैंने कहा कि अगर हम बात करें हमारे ब्लड सेल्स की, तो ब्लड सेल्स में मैंने कहा कि हमारे ब्लड सेल की जो कंसंट्रेशन होती है वो कितनी होती है। तो मैंने कहा यहां पर टाइप ऑफ सोल्यूशन हम देखेंगे। टाइप ऑफ सोल्यूशन, 3 टाइप के सोल्यूशन होते हैं बेटा। एक होता है आइसोटोनिक सोल्यूशन, एक होता है बेटा मेरे पास हाइपोटोनिक, और एक होता है हमारे पास हाइपरटोनिक। आप लोगों ने रात में किशमिश को पानी में तो भिगोकर रखा होगा, डेफिनेटली आप लोगों ने सबने ये काम तो किया ही होगा अपनी लाइफ में कभी ना कभी। तो वो सुबह जैसे ही हम उठते हैं तो वो फुल कैसे जाती है, इतनी मोटी हो जाती है, क्यों हो जाती है? तो उसके मोटे होने के पीछे का रीजन क्या है? ऑस्मोसिस। यस और नो? एप्पल खाया है, एप्पल को जब हम थोड़े दिनों के लिए रख देते हैं तो कुछ एप्पल्स होते हैं जो सिकुड़ जाते हैं, जिसमें झुर्रियां सी पड़ जाती है, बुढ़ा हो जाता है वो एप्पल। क्यों हो जाता है? तो उसके पीछे का रीजन क्या है? ऑस्मोसिस। सब बातें समझेंगे एक करके, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर तीनों सोल्यूशन का मतलब क्या है। मान लीजिए मैंने ये कोई सोल्यूशन ले लिया है, ये कोई मेरे पास में बीकर है, ठीक है। लेट सपोज ये बीकर है हमारे पास, यहां हमने रख दिया है कोई ब्लड सेल, कोई भी ब्लड सेल है। इस ब्लड सेल की जो कंसेंट्रेशन होती है वो कितनी होती है बेटा? 0.9% W/V। W/V परसेंटेज होता है इसका 0.9%। 0.9% W/V का क्या मतलब है? 0.9 ग्राम ऑफ दैट फ्लूइड प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ दैट 100 ml ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है। तो मैंने कहा इसकी कंसेंट्रेशन ब्लड सेल की होती है इतनी, ठीक है। मैंने कहा ये सेल है आपके पास में, इसमें कुछ भी हो सकता है ना, इतना हमें नहीं पढ़ना। यहां मैंने सोल्यूशन ले लिया है बेटा, ठीक है। मैंने कहा इसकी भी कंसेंट्रेशन कितनी ले ली? 0.9% W/V। मैंने कहा क्या दोनों की कंसेंट्रेशन में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है। तो मैंने कहा क्या कोई भी सॉल्वेंट अंदर से बाहर या बाहर से अंदर होगा? नहीं होगा। तो मैंने कहा बाहर से अंदर, अंदर से बाहर नहीं होगा, तो मैंने कहा नो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो मैंने कहा सेल कैसी रहेगी? एज इट इज रहेगी, ठीक है। आइए इसी सोल्यूशन को कहते हो आप आइसोटोनिक। तो आपने कहा दोनों की कंसेंट्रेशन सेम है, तो मैंने कहा π1 इज इक्वल्स टू क्या कह सकते हो आप? π2, या फिर C1 इज इक्वल्स टू आप कह सकते हो C2। क्लियर है। आइए बात करते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन की। हाइपोटोनिक सोल्यूशन की अगर बात करें तो ये मेरे पास बीकर है बेटा, ये मेरे पास ब्लड सेल है, मुझे पता है इसकी कंसेंट्रेशन 0.9% W/V है। बाहर मैंने कोई सोल्यूशन ले चुका है, ठीक है, जिसकी कंसेंट्रेशन है हमारे पास लेट सपोज C2 इज लेस देन 0.9% W/V। मतलब ये जो सोल्यूशन है, बाहर वाला जो सोल्यूशन है उसकी कंसेंट्रेशन कम है, अंदर वाले सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन क्या है? ज्यादा। आपको पता है सॉल्वेंट कहां से कहां मूव करता है? लो कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू दी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो कहां से कहां? ये लो है, ये हाई है, तो कहां से कहां मूव करेगा बेटा? तो ये मूव करेगा आपके पास में बाहर से अंदर की तरफ। तो पानी कहां से कहां मूव कर गया आपका? बाहर से अंदर की तरफ। अगर बाहर से अंदर की तरफ गया तो सेल क्या हो गया? मोटा हो गया। तो इसी को आप क्या कहोगे? सेल क्या हो चुका है आपका? स्वेल अप हो चुका है। क्लियर है। आइए अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में भी मैंने एक बीकर, सॉरी हाइपरटोनिक में भी बीकर ले लिया, ये ब्लड सेल ले ली, मैंने यहाँ कोई सोल्यूशन ले लिया है। वाह, मुझे पता है सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन तो 0.9% W/V है। मैंने कहा इस सोल्यूशन की कंसेंट्रेशन है मेरे पास C2 ग्रेटर देन 0.9% W/V।
यस और नो? तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं तो कंसंट्रेशन ज्यादा किसकी है, बाहर वाले की, कम कंसंट्रेशन किसकी, अंदर वाले की। आपको पता है सॉल्वेंट कहां से कहां मूव करता है, लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू दी हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो कहां से कहां मूव करेगा यहाँ पर पानी, तो मैंने कह दिया पानी मूव करेगा आपका अंदर से बाहर की तरफ। तो सेल कैसा हो गया, पतला हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा सेल। अगर सेल सिकुड़ गया तो उसमें क्या पड़ने लगेगी, झुर्रियां पड़ने लगेगी और बुढ़ा हो जाएगा वो सेल। तो मैंने कह दिया क्या हो गया, सेल श्रिंक हो गया। क्या हो गया बेटा जी, सेल हो गया आपका श्रिंक। क्लियर है, क्लियर है? आइए, अब मैंने कहा यहां पर अंदर सेल की कंसंट्रेशन को C1 मान लिया, सेल की कंसंट्रेशन को C1 मान लिया। हाइपोटोनिक के अंदर क्या होता है, C2 इज ग्रेटर देन C1। और मैंने कहा यहां पर हाइपरटोनिक में क्या होता है बेटा, C1 इज ग्रेटर देन C2। सॉरी, गलत लिख दिया क्या, गलत लिख दिया है शायद मैंने, हाँ C2 इज लेस देन है, यहाँ पर C1 ग्रेटर देन C2 है बेटा। और यहाँ पर क्या है आपके पास, C2 बड़ा है तो C2 इज ग्रेटर देन C1। क्लियर है? कंडीशंस याद रहेगी, तीनों टाइप के सॉल्यूशंस याद रहेंगे। आइसोटोनिक से क्वेश्चन आ चुका है, नीट में भी, जेई में भी। ठीक है, क्वेश्चन आज ही की क्लास में डिस्कस करेंगे एंड में। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा वीडियो के अंदर, बीच में नहीं जाना है बिल्कुल भी। देखिए आइए, ये थे हमारे पास में तीन टाइप के सॉल्यूशंस, विच इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? मैंने कहा कि लेट सपोज मेरे पास कोई भी सेल है या फिर कुछ भी है हमारे पास में, लेट सपोज मैंने ये बीकर ले लिया है, मेरे पास ये कोई सेल है या कुछ भी है, इसके अंदर मैंने क्या कह दिया, इसके अंदर की कंसंट्रेशन है बेटा, लेट सपोज 0.9% W/V। मैंने कहा बाहर मैंने कुछ सोल्यूशन या फिर मैंने कह दिया बाहर मैंने ले लिया प्योर वाटर। ये है मेरे पास प्योर वाटर। ठीक है, तो मैंने कहा अंदर क्या है बेटा, सोल्यूशन है। यस और नो? मैंने कहा प्योर वाटर से कहा सोल्यूशन की तरफ मूव होगा सॉल्वेंट, तो मैंने कह दिया मूव करा दिया आपने बाहर से अंदर। सेल क्या होनी चाहिए बेटा, स्वेल होनी चाहिए। यस और नो? तो मैंने कहा पानी हमेशा कैसा होता है, हाइपोटोनिक नेचर का होता है। पानी कैसा होता है बेटा, हाइपोटोनिक होता है, पानी का नेचर हाइपोटोनिक नेचर। क्लियर है? क्लियर है इतनी सी बात? तो अगर आपको बोल दिया जाए हाइपोटोनिक सोल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है या हाइपरटोनिक की, तो देख लो जरा, देख लो। मैंने कहा हाइपोटोनिक ये वाला केस था, हाइपरटोनिक ये वाला केस था। तो मैंने कहा हाइपोटोनिक की कंसंट्रेशन तो कम है, हाइपरटोनिक की क्या है, ज्यादा है। तो मैंने कहा कंसंट्रेशन की अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट डाल के लिखिएगा बेटा, कि अगर मैं कंसंट्रेशन की बात करूं तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइपोटोनिक इज ऑलवेज लेस देन हाइपरटोनिक। यस और नो? यस और नो? इतनी सी बात समझ में आती है आप लोगों को, इतनी बात समझ में आती है? चले आगे। तो अब से अगर आपको बोल दिया जाए, कोई भी आपको नॉन साइंस स्टूडेंट आकर बोले कि किशमिश को रात में पानी में भिगोने से वो सुबह मोटी क्यों हो जाती है, तो उसके पीछे का रीजन क्या बताएंगे आप, ऑस्मोसिस। क्या बताएंगे उसके पीछे का रीजन बेटा, ऑस्मोसिस बताएंगे। क्लियर है इतनी सी बात? तो मैंने कहा ऑस्मोसिस, किशमिश भिगोने से भी ऑस्मोसिस होता है। ठीक है, तो आइए अब हम कुछ बातें, इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल चीजें पढ़ते हैं। डिफरेंट एप्लीकेशंस, और कह सकते हैं हम एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स अराउंड अस related to osmotic pressure। क्लियर है? आइए, मैंने कहा डिफरेंट एप्लीकेशंस और एग्जांपल्स हमें पढ़ने हैं रिलेटेड टू दी ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले तो मैंने बोल दिया क्या हो गया,
रेजिन, अरे किशमिश को क्या बोलते हैं यार इंग्लिश में? रेजिन बोलते हैं। रेजिन को भिगो दिया सबसे पहले, रेजिन सोक्ड इन वाटर, ठीक है, क्या हो जाती है? स्वेल अप हो जाती है। क्लियर है? आइए दूसरा एप्लीकेशन बेटा, रेजिन को तो भिगो दिया आपने, ठीक है, और दूसरा एप्लीकेशन आप क्या कह सकते हो? तो आपने कह दिया कि जो एप्पल होता है, एप्पल को कुछ दिनों के लिए आप ऐसे ही नॉर्मल एनवायरनमेंट में छोड़ दो बाहर, तो एप्पल अगर बैक्टीरिया को गेन नहीं करेगा तो वो क्या करता है? अपने अंदर का वाटर इन्वायरमेंट में क्या कर देता है? लूज कर देता है। तो अपने अंदर का इन्वायरमेंट अगर बाहर लूज कर देगा तो क्या होगा? एप्पल क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। और एप्पल अगर श्रिंक हो गई तो आप क्या बोलोगे उसको? एप्पल क्या कर जाती है बेटा? श्रिंक हो जाती है। तो मैंने कहा एप्पल्स व्हेन प्लेस्ड इन an environment for some days, it loses its water, loses its water in the atmosphere. और एप्पल, सो दैट एप्पल क्या हो जाएगी बेटा? श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, एप्पल श्रिंक हुई है, कौन सा केस? हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक? हाइपरटोनिक। क्लियर है? आइए थर्ड एग्जाम्पल। तो मैंने कहा कि थर्ड एग्जाम्पल में आपने एक बायोलॉजी में एक टर्म सुनी होगी इडेमा करके, एडिमा करके आपने एक टर्म सुनी होगी। तो मैंने कहा एडिमा क्या होता है? अब ये एडिमा, तो हमने कहा एडिमा एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आपके हाथ पैर क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पफीनेस आ जाती है, फूल जाते हैं, सूजन आ जाती है आपके हाथ पैरों में। ठीक है, तो एडिमा कौन सी कंडीशन है? क्या होता है इसके अंदर? तो आपने देखा होगा अगर आप बहुत टाइम तक एक जगह बैठे रहते हो तो आपके हाथ पैरों में सूजन आ जाती है, या फिर बहुत ज्यादा जो सॉल्ट इनटेक करता है उनके हाथ पैरों में सूजन आ जाती है। क्यों आ जाती है? तो पहले तो मैंने लिख लिया व्हेन high salty meals are taken by person, then puffiness or swelling is observed in the body. इसे ही हम क्या कहते हैं? एडिमा कहते हैं। तो क्यों होता है बेटा? तो मैंने कहा कि सेल में क्या होता है, जो टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज क्या होते हैं? टिश्यूज होते हैं ग्रुप ऑफ सेम सेल्स। तो मैंने कहा मान लो ये कुछ सेल्स है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, क्या है ये? ग्रुप ऑफ सेम सेल्स। ठीक है, तो मैंने कहा इसे ही आप क्या कहोगे? टिश्यू कहोगे। टिश्यू इज बेसिकली ग्रुप ऑफ सेम सेल्स। आपने क्या किया बेटा? ज्यादा सॉल्ट इनटेक किया, सॉल्ट की कंसंट्रेशन सेल से बाहर क्या है? ज्यादा है, तो सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है वो यहां पर ज्यादा होगा, हाँ या ना? तो यहां पर क्या है? कंसंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द इनसाइड ऑफ द सेल। मैंने कहा यहाँ कंसंट्रेशन क्या है? फिर कम है। यहाँ पर सॉल्ट ज्यादा है, बाहर की साइड में सेल के बाहर सॉल्ट अगर ज्यादा है तो अंदर सेल के अंदर कंसंट्रेशन सॉल्ट की क्या होगी? कम होगी। मुझे पता है कि सॉल्वेंट हमेशा कहां से कहां मूव करता है? लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन टू दी हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो ये जो सेल है वो अपना फ्लूइड क्या कर देती है? बाहर की तरफ इस तरीके से लूज कर देती है। तो ये सेल तो क्या हो जाएगी? इटसेल्फ श्रिंक हो जाएगी, बट ये जो इसने पानी निकाला है वो पानी कहाँ ट्रैप हो जाएगा? यहाँ जाके ये पानी क्या हो जाता है? ट्रैप हो जाता है। ये पानी यहाँ ट्रैप हो जाता है, टिश्यू के अंदर ये क्या हो जाता है? यहाँ पर पानी ट्रैप हो जाता है।
तो ये पानी ट्रैप हो गया तो सेल तो श्रिंक हो गई, बट पानी ट्रैप हो चुका है। पानी ट्रैप हो गया है तो ये पानी के ट्रैपनेस की वजह से ही आपके हाथ पैर क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं और आपको पफीनेस ऑब्जर्व होती है। तो हमने कहा कि यहां पर क्या होता है, यहां पर बाय इनटेकिंग हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन या फिर हाई सॉल्टी फूड, हाई सॉल्टी फूड, salty food, the water of the cell, water present inside the cell, inside the cell comes out and trap or retention of water takes place in the tissue. In the tissue. टिश्यू सेल्स, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप मोटे हो जाओगे। टिश्यू सेल्स, सो द पफिनेस इन द बॉडी ऑब्जर्व्ड। क्लियर है? आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है बेटा, तो मैंने कहा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो सकता है, तो मैंने कहा कि आपने देखा होगा कि अगर हम बात करें डीसलाइनेशन की तो पानी को प्योरिफिकेशन के लिए भी हम यूज करते हैं, बट वो रिवर्स ऑस्मोसिस में हम पढ़ लेंगे, ठीक है। आइए अब मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो सबसे पहले ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप अपने लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं आसपास, जिसमें आप देखेंगे ऑस्मोसिस हो रहा है। क्लियर है? क्लियर है? अगर आप लोगों ने कभी किशमिश भी नहीं भिगोई है तो आप किशमिश भी भिगो सकते हैं, बादाम भिगो कर देख सकते हैं, ठीक है। और बादाम फूल जाने के बाद में उसे धूप में रखकर देख लीजिए, अंदर का पानी बाहर चला आएगा, तो बाहर अगर इन्वायरमेंट में चला जाएगा तो फिर से बादाम क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, ठीक है। तो ये पतला मोटा बादाम का चलता रहता है, किशमिश का भी चलता रहता है, किसके थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। आइए अब मैंने कहा कि हम बात करते हैं जरा रिवर्स ऑस्मोसिस की। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, तो मैंने कहा कि ये मेरे पास में बीकर है बेटा, सेपरेट कर दिया एसपीएम से, ये सॉल्वेंट, ये सोल्यूशन, ठीक है, और ये हो गया मेरे पास प्योर वाटर, ठीक है। पानी यहां से यहां मूव करेगा। अगर मैं ये जो पिस्टन है, इस पिस्टन को, इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, वो ज्यादा कर दूं, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा ये प्रेशर कर दूं, तो इसे आप क्या कहोगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब उतना प्रेशर, मान लो मेरे को 2 एटीएम इस फ्लो को रोकने में चाहिए, अगर 2 एटीएम से ज्यादा का प्रेशर लगा दूंगी तो क्या हो जाएगा बेटा, तो 2 एटीएम से ज्यादा का अगर मैं प्रेशर लगाऊंगी तो उस केस में क्या होगा, ये जो फ्लो है वो क्या होने लगेगा, रिवर्स होने लगेगा। तो मैंने कहा प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो मैंने कहा pressure exerted on the solution site greater than the osmotic pressure greater than the osmotic pressure is reverse the flow of solvent is known as रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसे ही आप क्या कहते हैं, आरओ। आरओ का पानी पीते हैं, किस पर बेस्ड है, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस पर बेस्ड है। चले आगे, तो ये था आपके पास में ऑस्मोसिस, उसकी एप्लीकेशंस, उसके कुछ एग्जांपल्स, उसके डिफरेंट सॉल्यूशंस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर कैसे देंगे हम, वो सारी बातें हमने कर ली। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, आरओ, या फिर आप कह सकते हो डीसलाइनेशन ऑफ वाटर,
या फिर सी वाटर। क्लियर है? आइए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, सोल्यूशन ऑफ 12 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट ए प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इन इट 1000 ml of water exerts the same osmotic pressure as that of this molar glucose solution at the same temperature, the molar mass of A आपको बताना है। तो दोनों का प्रेशर क्या है बेटा? सेम है। तो अगर दोनों का प्रेशर सेम है तो मैंने कहा पाई 1 इज इक्वल्स टू पाई 2 लिख लिया। पाई 1 क्या होता है? CRT 1 इज इक्वल्स टू CRT। यस और नो? तो मैंने कहा टेम्परेचर तो सेम दे रखा है, टेम्परेचर से टेम्परेचर कट गया, आर तो वैसे भी कांस्टेंट होता है, कट गया, क्या बन गया आपका? C1 इज इक्वल्स टू C2। C1 क्या है? 12 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिवाइडेड बाय मोलर मास है, हाँ या ना, इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। कितने में डिसॉल्व किया है? 1000 ml ऑफ वाटर के अंदर। तो मतलब 1 लीटर के अंदर इज इक्वल्स टू C2 क्या है? मोलारिटी कितने दे रखी है आपको? 0.05। मोलर मास कितना आ गया यहाँ से? मोलर मास इज इक्वल्स टू 12 बाय 0.05। पॉइंट हटा, यहाँ पर 100, ये 5, ये चला गया 2, 0, ये आ गया आपके पास 12 दूनी 24, 240। कितना आ गया आंसर? 240। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस परसेंट सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक बोल दिया बेटा, मतलब पाई 1 पाई 2 बराबर हो चुका है अब। with 1.5% solution of urea in the same solvent, if density of both solution is this, then calculate the molar mass of the substance। तो फिर से पाई 1 पाई 2 क्या हो गया है? बराबर, हाँ या ना? मैंने कहा इस बार इसने बोला है एट दिस इन द सेम सॉल्वेंट, तो मैंने लिख लिया कि अगर मैं बात करूं पाई 1 पाई 2 की, तो किसके बराबर हो गया ये? CRT1 CRT2। तो मैंने कहा RT से RT कैंसिल, C1 फिर से किसके इक्वल? C2 के। तो मैंने कहा C1 कितना है? 5.25। तो C1 की जरा हम बात कर लेते हैं। तो मैंने कहा 5.25% है हमारा सोल्यूशन। इसका क्या मतलब है? 5.25 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्वेंट। क्लियर है? क्लियर है इतनी सी बात? तो मैंने कह दिया यहां से W सॉल्यूट तो कितना आ गया हमारे पास? W सॉल्यूट आ चुका है 5.25 ग्राम, और सॉल्वेंट आ चुका है बेटा हमारे पास, सॉल्वेंट आ चुका है वेट सॉल्वेंट का 100 माइनस 5.25। ठीक है, मैंने कहा C2 की बात कर ले, कितना है? 1.5%। मतलब W सॉल्यूट हो गया आपका 1.5 ग्राम, और आपके पास W सॉल्वेंट आ गया 100 माइनस 1.5। यस और नो? इतना समझ में आता है? मैंने कहा दोनों की डेंसिटी दे रखी है तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं यहां पर, ये 100 ग्राम है सॉल्वेंट, सॉरी 100 ग्राम सॉल्वेंट नहीं, सोल्यूशन होता है बेटा। तो सोल्यूशन, मैंने कहा 100 ग्राम सोल्यूशन है तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना आया? डेंसिटी इज इक्वल्स टू वेट बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना आ गया? वेट बाय डेंसिटी। वेट कितना है? 100 ग्राम ही है सोल्यूशन का, तो अपॉन डेंसिटी कितनी? 1, तो आपका आ गया ये 100 ml। ये भी कितना आ जाएगा? 100 ml आ जाएगा। तो मैंने कहा C1 C2 लिख ले। तो मैंने कहा कि अगर मैं C1 की बात करूं तो C1 कितना आ गया मेरे पास में? तो C1 आ गया हमारे पास W सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू W सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। यस और नो? W सॉल्यूट कितना दे रखा है? 5.25। मोलर मास सॉल्यूट का मुझे निकालना है सब्सटेंस का, और आपको बोला है कि सोल्यूशन ऑफ यूरिया, दूसरा क्या है आपका? यूरिया है दूसरे में सॉल्यूट। तो मैंने कहा इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना? 100 ml। 100 ml का मतलब कितना हो गया? 0.1 लीटर इज इक्वल्स टू W सॉल्यूट कितना है? 1.5। यूरिया क्या होता है? NH2CO NH2। मोलर मास इसका आता है 60 इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना? फिर से 0.1 लीटर। तो 0.1 से 0.1 कट गया, कितना आ गया? मोलर मास इज इक्वल्स टू 5.25 इंटू 60 अपॉन 15।
1.5 पॉइंट हटा, ये 10, 15, 4, ये आ गया आपके पास में इंटू 10, 20, 2, 8, 9, 10, 1, 21, 2, ये आ गया 210। कितना आ गया बेटा? 210 आ गया। ये रहा फर्स्ट ही ऑप्शन। क्लियर है? इस तरीके से आपको निकालना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.6 ग्राम यूरिया एंड 1.8 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml वाटर। ये 100 ml वाटर है, इसमें मैंने क्या डाल दिया? 0.6 ग्राम तो यूरिया और 1.8 ग्राम ग्लूकोज। ठीक है। एट 27 डिग्री सेल्सियस द ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है। ठीक है, तो मैंने कहा पहले टोटल मोल्स निकाल लो, कंसंट्रेशन निकाल लो पहले। तो मैंने कहा कंसंट्रेशन क्या आ गई? टोटल मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो मैंने कहा टोटल मोल्स कितने आ गए? 0.6 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास 60 प्लस इसका 1.8, इसका मोलर मास 180। ये तो आ गए आपके टोटल मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना? 100 ml मतलब 0.1 लीटर। तो कितना आ गया? ये आ गया आपके पास में, पॉइंट हटा, ये 0, ये 10, ये 1, ये आ गया आपके पास 0.01, ये भी कितना आ गया? 0.01। तो मैंने कहा 0.01 प्लस 0.01 अपॉन 0.1 इज इक्वल टू 0.02 अपॉन 0.1, पॉइंट से पॉइंट हटा, यहाँ पर 10, यहाँ पर 100, 0 से 0 गया, ये आ गया 2/10 विच इज इक्वल टू 1/5 या फिर 0.2 मोल पर लीटर। कंसंट्रेशन कितनी आ गई? 0.2 मोलर आ गई। ठीक है, आपको निकालना है पाई, तो पाई किसके इक्वल हो गया? CRT के। C कितना? 0.2, R कितना? ATM में निकालना है तो 1/12 लिख सकते हो आप 0.0821 को। तो आपने लिख लिया 1/ATM में ही दे रखा है शायद से ऑप्शंस भी। हाँ, 1/12 इंटू T कितना हो गया? 27 डिग्री मतलब 300 केल्विन। तो ये पॉइंट से, ये 2 से ये चला गया 6, 30, 50, ये आ गया आपका 5 ATM। आइए चेक कर लेते हैं जरा ऑप्शन। ये रहा 4.92 अप्रॉक्स कितना आ गया? ये 5 आ गया। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते थे। वेपर प्रेशर ऑफ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन एंड प्योर वाटर इज दिस। तो डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन का है 16.49 वेपर प्रेशर। पी नॉट सॉल्वेंट आपको दे दिया 17। बोला गया है ऑस्मोटिक प्रेशर निकालो। तो RLVP से हमें पता है P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू क्या होता है? मोलालिटी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है मेरे पास में? यहाँ पर वाटर है, तो मैंने कह दिया मोलर मास ऑफ वाटर अपॉन 1000, यही होता है। तो मैंने कहा यहाँ पर अगर हम बात करें तो P नॉट माइनस PS, तो P नॉट कितना है? 17 माइनस 16.49 अपॉन 17 इज इक्वल्स टू, मोलालिटी मुझे नहीं पता, मोलर मास पानी का 18 अपॉन 1000। ठीक है, तो मोलालिटी कितनी आ गई? तो मोलालिटी आ गई आपके पास 17 माइनस 16.49 अपॉन 17 इंटू 1000 अपॉन 18। ठीक है, 17 में 16.49 गया, कितना बचा? 0.51 अपॉन 17 इंटू 1000 अपॉन 18। ठीक है, ये पॉइंट हटा, ये यहाँ पर आ गया 100, ये 17 दिया होता है 51, तो ये आ गया आपके पास में 2 0 से 2 0 कट गए, ये आ गया 30/18। ये आ गई आपकी मोलालिटी। आपको बोला है वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन है, तो वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन है तो मैंने कह दिया बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए मोलालिटी और मोलारिटी क्या हो जाएगी? दोनों इक्वल हो जाएगी। तो मैंने कहा दोनों इक्वल हो गई, तो मैंने कह दिया कि अगर मैं बात करूं पाई की, तो पाई होता है CRT। मोलारिटी भी कितनी होगी? मोलालिटी के बराबर, तो 30/18 इंटू 1/12 R हो गया। ATM में निकालना है तो, और टेम्परेचर कितना हो गया आपके पास में? 27 डिग्री दे रखा है, तो कितना आ गया? ये आ गया आपके पास 300। कितना आ गया? 300। इसे सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ये लगभग 41.66 के लगभग आएगा। ठीक है, आप इसे सॉल्व करोगे तो। ठीक है, क्लियर इतनी सी बात। तो ये कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस थे जो ऑस्मोटिक प्रेशर पर बनते हैं, और ऑस्मोटिक प्रेशर से याद रहे रीजन असर्शन में भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है,
तो रीजन असर्शन के क्वेश्चंस पर भी ध्यान देना है, इसकी थ्योरी पर भी ध्यान देना है। बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑस्मोटिक प्रेशर की थ्योरी, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर से क्वेश्चन बनता है रीजन असर्शन के अंदर। ध्यान रहे, बहुत बार नीट में और जेई में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आगे भी प्रोबेबिलिटी है इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछने की। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर हम बात करें यहीं पर, तो सबसे पहले यहाँ पर कीमोपीडिया आईआईटीआर आपको प्रोवाइड करता है फ्री एजुकेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फॉर जेई एंड नीट। हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते हैं और हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको डीपी भी मिल जाएगी, जो आप वहां से डाउनलोड कर अपने आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि किस क्वेश्चन के अंदर आप अटक गए हैं। वो क्वेश्चन हम एक वीडियो लेक्चर बनाएंगे जिसमें आपको आपके साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कीमोपीडिया आईआईटीआर आपकी हेल्प के लिए प्रेजेंट है, यहाँ पर आपकी पूरी तरीके से हेल्प करना चाहता है। बस आपको क्या करना है, मेहनत करनी है और फोकस के साथ पढ़ाई करनी है और पूरा अपना 100% देना है विथ हार्ड वर्क अलोंग विद दिस स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो रिविजन्स करते रहिएगा, बने रहिएगा कीमोपीडिया आईआईटीआर के साथ और इस जर्नी में हमारा साथ दीजिएगा। हम और आप मिलकर, दोनों मिलकर हम एग्जाम क्रैक करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।